हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। और आज हम चैप्टर करने वाले हैं पार्टनरशिप 12th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड के तहत। इस चैप्टर के बारे में दो बातें ध्यान देना। पहला कि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है सीबीएसई बोर्ड के अंदर 12th स्टैंडर्ड के अंदर। सेकंड थिंग कि इसका जो रेफरेंस है प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपको जरूर मिल जाएगा। लाइक आपका सीए का एंट्रेंस हो, चाहे आपका सीएस का एंट्रेंस हो, चाहे सीएमए का एंट्रेंस हो, प्लस में सेम सिलेबस के जो आपका 12th में सिलेबस सेम आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इसका रेफरेंस मिल जाएगा। प्लस में इससे थोड़ा वाइडर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पे? उनके इंटर के अंदर, ठीक है। लाइक अमलगमेशन काइंड ऑफ थिंग, पार्टनर्स का जो अमलगमेशन होता है। और साथ ही साथ में आपको जो उसका इंटर है उसके अंदर इसके लॉ एस्पेक्ट भी पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी बहुत लॉ की बात भी करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। तो हम लॉ की तरफ थोड़ी बहुत बात करेंगे, इतने ज्यादा वाइडर हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप सर इट इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। ये कुछ पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। किस तरह का रिलेशनशिप होता है? देखो, पर्सन्स के बारे में हमेशा दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जो पर्सन हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब पार्टनरशिप के ऊपर ना दो एक्ट अप्लाई होते हैं। एक तो कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। दूसरा होता है पार्टनरशिप, दूसरा एक्ट कौन सा अप्लाई होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है, तो इसके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पर्सन अगर पार्टनर बनना चाहता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें पता कैसे चलेगा कोई बंदा कॉम्पिटेंट है कि नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तीन बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला, ही शुड नॉट बी अ माइनर। वो माइनर नहीं होना चाहिए। मतलब अ मेजर इज कॉम्पिटेंट, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट। माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता है किस चीज के लिए? टू बी अ पार्टनर और टू बी अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए। सेकंड थिंग, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा एक ऐसा पर्सन जो किसी सिचुएशन के अंदर एक रेशनल डिसीजन नहीं ले सकता। लाइक आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपको लगता होगा दीपक कलाल या राखी सावंत ये थोड़ा अनसाउंड माइंड की टाइप का, कहते हैं ना हिला हुआ बंदा। नहीं, ऐसा नहीं। वो साउंड माइंड ही है, लेकिन हमको थोड़े से हिले हुए लगते हैं। लॉ की नजर में वो साउंड माइंड है। अगर मैं अनसाउंड माइंड की बात करूं तो आप कई बार मूवीज के अंदर, जैसे आप लोगों ने दबंग मूवी देखी होगी, दबंग मूवी के अंदर क्या है? शाहरुख सॉरी सलमान खान है, तो वहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा के जो फादर हैं, ठीक है, नशे में उसकी शादी किसी और से तय कर देते हैं। तो व्हाइल ही इज ड्रंक, जब वो बूस्ट होते हैं उस समय ही इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग ए डिसीजन, रेशनल डिसीजन लेने के लायक नहीं थे उस समय। तो उस समय उनको हम क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड बोलते हैं, ठीक है। तो रेशनल मतलब क्या होता है कि ऐसा डिसीजन जिसके प्रोज एंड कौन से इफेक्ट, नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आप बंदा एनालाइज कर सके, ठीक है। ओके, थर्ड चीज, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड कर दे कि आप इनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। जैसे विजय माल्या जो अभी फिलहाल भगोड़े की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, वो हो गए। या फिर कोई क्रिमिनल है जैसे आपका अबू सलीम, ठीक है, काइंड ऑफ क्रिमिनल्स है, वो भी लॉ की नजर में आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब पहली बात आपने याद रख ली कि पर्सन कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज हमेशा हमें क्या बात करनी है कि सर एक्चुअल पर्सन ही है कौन? अब अगर मैं पर्सन की बात करूं, कौन कौन से पर्सन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पहला, सर इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब समझ रहे हो? आम आदमी, ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल वो पर्संस की डेफिनेशन के अंदर आता है। सेकंड, एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिपेंडेंस के टाइम में कुछ फैमिलीज थी जो घर में मिलके काम करती हैं, ठीक है। मतलब चाचा ताऊ भांजा भांजा सब मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। पार्टीशन नहीं होता उनके बीच में। तो उनमें एक मेन पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं कर्ता, जब उनका उन घर का हेड होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, तो उस समय टैक्स के अंदर इसका थोड़ा सा डाला गया कि एचयूएफ करके अगर कोई कंपनी, आपको भी एक पर्सन माना जाएगा, कोई दिक्कत है, आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं मानी जाएगी। अगर आपके नाम से हम एचयूएफ बना देते हैं, आप एचयूएफ को एक पर्सन माना जाएगा, ठीक है। आपको टैक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। तीसरा कंपनी, चौथा ट्रस्टी, एंड पांचवा पार्ट कंपनी और ट्रस्टी। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन होती है। इसका मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन किसकी नजर में? इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। लॉ की नजर में उसका क्या है? अस्तित्व है,
ठीक है। वैसे ही ट्रस्ट का भी अस्तित्व है, लेकिन किसकी नजर में? लॉ की नजर में। तो लॉ की नजर में कंपनी भी, ट्रस्ट भी क्या माना जाता है? एक पर्सन माना जाता है। जैसे एचयूएफ को एक पर्सन माना जाता है, और इंडिविजुअल तो आपको पता है एक पर्सन होता है। और एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी पर्सन नहीं माने जाते, इस बात का ध्यान रखना। तो पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म और दूसरी पार्टनरशिप फर्म दोनों पर्सन नहीं है, तो इसलिए वो दोनों के दोनों पार्टनरशिप फर्म तैयार नहीं कर सकते, तीसरी एक नई पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। हाँ, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका जो पार्टनर है या दूसरी पार्टनरशिप फर्म है उसका पार्टनर है, तो वो दोनों मिलकर एक नई फर्म बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पार्टनर और फिर पार्टनरशिप फर्म वो तो पर्सन है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म वो पर्सन नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दो बातों को ध्यान रखना है, पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट और पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। वो अब एग्री, जो एग्री करते हैं टू शेयर, कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। ना प्रॉफिट कहने भी नेगेटिव और पॉजिटिव, प्रॉफिट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव, अगर तुम शेयर पॉजिटिव शेयर करेंगे तो नेगेटिव हमें शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ऑफ बिजनेस, उस बिजनेस कैरीड ऑन, वो बिजनेस किया जाएगा किसके द्वारा जाएगा? बाय ऑल, या तो सारे के सारे करेंगे और एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई कर लेगा। ठीक है, एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये इस तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहता है? बाय ऑल, या तो सारे के सारे, और एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, लेट्स सपोज एक फर्म है जिसका नाम है ए बी सी डी फर्म, फर्म का नाम है ABCD फर्म है। वहां पे चार पार्टनर है, एक ए पार्टनर है, बी पार्टनर, सी पार्टनर है और डी पार्टनर है। ए और बी क्या है? आपके एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ठीक है, और स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है? वो पार्टनर जो काम नहीं कर रहे होते, जो सिर्फ नाम के लिए कंपनी के अंदर होते हैं, जिनका सिर्फ नाम होता है एज अ पार्टनर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, या तो अगर चारों चाहते हैं कि हम कंपनी के अंदर काम कर, फर्म के अंदर काम करते हैं, तो चारों काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब चारों एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं, सर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ अगर, और सेकंड केस क्या हो सकते हैं? और एनी ऑफ देम, चारों नहीं बनना चाहते। अब यहाँ पे क्या है? चारों नहीं बनना चाहते, सिर्फ कितने बनने चाहते हैं? एनी ऑफ देम बोला तो मैंने कितने बना दिए? मैंने बोला सिर्फ दो बंदे काम करना चाहते हैं, ए एंड बी, तो वो क्या हो गया? आपके एक्टिव पार्टनर हो गए। ठीक है, तो सी और डी हमने क्या मान लिया? स्लीपिंग पार्टनर हो गए। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है ना, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? कि अब यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। देखो, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैंने एक बात लिखी हुई है, एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा एक्टिंग फॉर ऑल क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन मतलब क्या होता है? कि प्रिंसिपल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई काम कर नहीं सकता, और उस काम के लिए वो किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को हायर करता है। क्या करता है? हायर करता है। लाइक एक कंपनी का मालिक होता है या कोई कंपनी का मैनेजर होता है, वो किसी एम्प्लॉय को हायर करता है, लाइक अकाउंटिंग एम्प्लॉय को, या फिर स्टॉक लेजर मेंटेन करने के लिए किसी को हायर करता है, या स्टॉकिंग करने के लिए किसी को हायर करता है, या किसी भी काम के लिए। तो उसको, जो जिस बंदे को हायर किया जाता है उसे हम बोलते हैं एजेंट, और जो हायर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अब एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। मतलब बिहाफ समझ रहे हो? अगर एजेंट, प्रिंसिपल उसको अथॉरिटी देता है आप ये काम कर सकते हो, तब जाके एजेंट वो काम कर सकता है, नहीं तो एजेंट वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड चीज, प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है वहां पे, उसे सिर्फ एजेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एजेंट जो भी काम करता है वो विद द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल करता है, पहली बात। दूसरी बात, वो एक्ट तो एजेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल। हमेशा कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल होगा। लाइक आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने बैंक में पैसे अपने सबमिट कराए, डिपॉजिट कराए, सॉरी डिपॉजिट कराए, तो जो आपका जो बैंक है वो आपका एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और आप क्या हो? प्रिंसिपल हो। ठीक है, आपने अपने बैंक को अथॉरिटी दे रही है कि मेरे नाम से कोई चेक आएगा तो मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा देना, या मेरे अकाउंट से अगर ईसीएस की, मैं आपने बोला कि मेरे अकाउंट से अगर ईसीएस कटेगा तो ईसीएस कटवा देना। ठीक है, अगर मैं किसी को चेक काट के दूंगा तो चेक उसका क्लियर कर देना, या मैं किसी के नाम का चेक भर के दूं तो उसका अमाउंट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। तो जितना भी वो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो एजेंट, बैंक कर रहा है, लेकिन बैंक एज ए एजेंट काम कर रहा है, ना कि एज अ प्रिंसिपल। और यहाँ पे क्या हो? प्रिंसिपल आप हो। ठीक है, सेकंड चीज, अगर किसी भी कोई गलत चीजें हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका एजेंट लायबल नहीं होगा, लायबिलिटी किसकी बनेगी? आपकी बनेगी। लाइक आपने जितना पैसा आपके अकाउंट में आया वो सारा इलीगल पैसा था, लेट्स सपोज। ठीक है, अब इलीगल पैसा था या ब्लैक मनी थी, आपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया वाइल डिमोनेटाइजेशन के टाइम में, तो अगर अब गवर्नमेंट पूछेगी तो बैंक से नहीं पूछेगी ये पैसा तुमने अपने इसके अकाउंट में क्यों डाला, वो क्या पूछेगी? वो बोलेगी, वो किसको पकड़ेगी? वो आपको पकड़ेगी, ना कि बैंक को, क्योंकि बैंक एक एजेंट है और आप क्या हो? उसका प्रिंसिपल हो। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? अब पार्टनरशिप के रिलेशन में इसकी क्या बात होती है? पार्टनरशिप के रिलेशन में इसकी बात होती है कि जैसे ए जो होता है, ए जैसे मान लो हमने यहाँ पे चार पार्टनर थे, हमारे पास ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है, डी भी पार्टनर है। अब ए ना कोई एक्टिविटी करता है, ए कोई भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, या फिर कोई एक्ट करता है,
ठीक है, या फिर कोई एग्रीमेंट करता है, ठीक है, तो ए बीइंग अ प्रिंसिपल, खुद की कैपेसिटी में, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रिंसिपल होगा, इसका मतलब वो खुद एक्ट कर रहा है तो वो अपने बिहाफ में एक प्रिंसिपल तो है ही है, खुद में प्रिंसिपल है ही, ठीक है, लेकिन वो बी, सी और डी के लिए एक एजेंट के रूप में भी काम कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही ए अगर कोई एक्टिविटी एक्ट या एग्रीमेंट करता है तो वो खुद तो लायबल होगा, लेकिन साथ ही साथ में बी को भी लायबल कर देगा, सी को भी लायबल कर देगा, डी को भी लायबल कर देगा, समझ रहे हो? तो वहां पे बाउंड कितने हो जाएंगे, चारों के चारों बाउंड हो जाएंगे। ये कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि सर ए, बी या सी या डी को ये नहीं बोल सकता कि ये तो एक्ट इसने किया है, बी ने, ए ने किया, हमने थोड़ी ना किया है, या एग्रीमेंट उसने किया, हम क्यों लायबल होंगे, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में जो रिलेशन होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अगर मैं ए की बात करूं, अगर बी को एक्टिविटी करेगा तो उससे बी तो बंदा होगा ही होगा, ए भी होगा, क्योंकि बी एक एजेंट के रूप में काम करेगा, किसके एजेंट के रूप में, ए के, सी के और डी के। पॉइंट तो समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है एक्टिंग फॉर ऑल, वो सबके लिए एक्ट करेगा। ए अगर कोई काम करता है खुद के लिए तो एक्ट करता है, बाकी तीन पार्टनर्स के लिए भी एक्टिंग करता है। सेकंड थिंग, अब थोड़ा आगे चलते हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों के दोनों सेपरेट पर्सन है। सेपरेट पर्सन मतलब कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप पार्टनर्स को कोर्ट के अंदर शू कर सकते हो। आपको पार्टनरशिप फर्म को शू करने की कोई जरूरत, शू मतलब समझ रहे हो, आप उनके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसके खिलाफ? पार्टनरशिप फर्म से दिक्कत हो पार्टनर के खिलाफ। आप ये नहीं बोलोगे कि पार्टनरशिप फर्म अलग है या पार्टनर अलग है, ठीक है, आप पार्टनर्स के खिलाफ सीधा सीधा कोर्ट में उनके नाम से केस रजिस्टर करवा सकते हो या फाइल करवा सकते हो, ठीक है। आगे अब बात ये है कि सर सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के अंदर होता है कि नहीं होता? सर होता भी है और नहीं भी होता है। होता और नहीं होता, सर कंफ्यूज करने वाली बात है वैसे तो, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे होता है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट लगता तो है, लेकिन सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगा ये बताओ। लेट्स सपोज कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, जैसे एबीसीडी पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे ए एडमिट हो रहा है एज अ पार्टनर, तो जब वो एडमिट होगा एज अ पार्टनर तो वो कुछ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आएगा, जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आएगा फर्म के अंदर। तो जैसे ही फर्म के अंदर कंट्रीब्यूशन लेके आ जाएगा तो जब उसको कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ इंटरनल लायबिलिटी। क्या मान के? इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी तो माना गया है, क्यों? क्योंकि ये माना गया है कि जो पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म दोनों के दोनों अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है। ओके चलिए, अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी बातें पहले ही कर ली हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि हमेशा दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होते हैं। पर्सन्स के बारे में हमेशा आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि सर वो माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तीसरा वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आ गया। सेकंड पॉइंट क्या कहती है कि पर्सन्स की डेफिनेशन में आता कौन कौन है? कौन कौन आता है? एक आता है इंडिविजुअल, दूसरा आता है एचयूएफ जिसका नाम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड चीजें आपकी आती है कंपनी, चौथी आती है ट्रस्ट, और पांचवा पार्टनरशिप फर्म। नहीं, पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनर of a partnership firm, not partnership firm. Partnership firm is not a person in the eyes of law, और लॉ की नजर में वो कोई पर्सन नहीं है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो वो पर्सन की काउंटिंग में आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, अब मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं किसी फर्म के अंदर? ठीक है, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं? 100। लेकिन कितने होने चाहिए इसकी अथॉरिटी कंपनीज एक्ट ने किसको दे दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है, एमसीए को अथॉरिटी दे रखी है कि वो बता सकती है कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन अपने एक्ट में भी लिख दिया, सीधा कंपनीज एक्ट में भी लिख दिया उन्होंने कि सर आप कितना बता दो, सीजी को बोला आप कितना बताओगे हम उतना मान लेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना उससे ज्यादा आप भी नहीं कर सकते। तो कंपनीज एक्ट में कितना लिखा हो? 100, मतलब 100 से ज्यादा तो कभी पार्टनर हो ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जब सीजी को अथॉरिटी, तो सीजी ने कितना बोला? 50। कितना बोला हुआ? 50। इसका मतलब कि 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उस केस में उसको दो काम करना पड़ेगा, या तो उसको अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा इनटू कंपनी, या फिर उसको अपने नंबर ऑफ पार्टनर्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि नहीं जरूरी? रजिस्ट्रेशन मतलब समझ रहे हो, कंपनीज एक्ट के अंदर जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है कि हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और कंपनीज के वहां पे जाएंगे और अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना कोई कंपल्सरी नहीं। आपका माने तो कंपल्सरी करवाओ, नहीं माने तो मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी है ये
प्रकार से, ठीक है। थर्ड चीज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, लेकिन सर एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, एग्रीमेंट इज नॉट अबाउट, इट इज नॉट बिटवीन पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म एंड द गवर्नमेंट या सीजी। ये जो एग्रीमेंट है किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन पार्टनर्स की बात चल रही है, नॉट बिटवीन द पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म एंड गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट बात चल रही है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स चल रही है। एग्रीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट मस्ट बी एग्रीमेंट। जब तक आप टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर दोनों एग्री नहीं करेंगे तो आप कैसे बिजनेस करेंगे, ठीक है? कैसे पार्ट बोलेंगे एक दूसरे को कि पार्टनर है कि नहीं है? तो एग्रीमेंट होना चाहिए, बट कंडीशन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न। तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, ओरल भी हो सकता है, मतलब मुंह मुंह में आपने एक दूसरे को बातों बातों में डिस्कस कर लिया, आपने एक दूसरे के साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली और उसको रजिस्टर नहीं करवाया, सॉरी उसको आपने डॉक्यूमेंट नहीं करवाया, ठीक है। या फिर आप उसको रिटर्न फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रिटर्न फॉर्म में लिखा, आपने लिखित में रख रखा सब कुछ, तो कोई दिक्कत है। अगर लिखित में लिखा तो हम उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अगर आपने लिखित में लिख रखा तो अगर आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड लेके जानी पड़ेगी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, सीजी के पास, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास, और वो आपको रजिस्टर कर देगा अगर आप चाहते हो। और आप रजिस्टर नहीं करवाना चाहते, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना चाहते हो तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन खास बात याद रखना, अगर बाय चांस ओरल के अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, और ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करवाना तो ओरल आपने आपस में डिस्कस कर सीधा रजिस्टर करवाना चलेगा, नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट के रजिस्टर आपको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं करेगा। आगे बस एक नुकसान होता है इसके अंदर कि अगर नॉन एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंस मतलब समझो नॉन एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्या चीज? पार्टनरशिप डीड। आपने जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट था वो पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, तो उस समय क्या होगा? आपके पास अपने आप किसके प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अपने आप अप्लाई हो जाएंगे ना। यहाँ पे बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है कि सर अगर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपने आपको रजिस्ट्रेशन करवाते तब भी उसके प्रोविजन अप्लाई होते, और हमने नहीं करवाया अपने आप को रजिस्ट्रेशन, या हमने डॉक्यूमेंट ही नहीं प्रिपेयर करा, तो रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ही नहीं आता, और फिर भी हमारा प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे? नहीं। अगर आप पार्टनरशिप अपने डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं तो जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है, लाइक कि एट द टाइम ऑफ पार्टनर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एडमिशन के टाइम में क्या ट्रीटमेंट होगी, रिटायरमेंट के क्या टाइम में क्या ट्रीटमेंट होगी, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रेशो होगा, ठीक है, ये सैलरी किस बेसिस पे मिलेगी, रेम्युनरेशन किस बेसिस पे मिलेगी, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या रेट होगा, ठीक है, या लोन टू पार्टनर इस पे क्या रेट होगा, ये अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट ये चीज लिखी है ना तो ये अप्लाई हो जाएंगे। बट अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर नहीं करवाया, या फिर डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर करवाया उसमें उस रिगार्ड में कोई भी बातें नहीं लिखी थी, तो वहां पे किसकी बातें अप्लाई हो जाएंगी? अपने पार्टनरशिप एक्ट में जो बातें लिखी हैं, लाइक पार्टनरशिप एक्ट में लिखा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं प्रिपेयर करा रखा, या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर तो करा रखा लेकिन उसमें क्लेरिफाई नहीं किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, तो उस समय हम क्या मान लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, डजंट मैटर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में पहले डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट थिंग, पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ी सी बातें बतानी है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? वही हमने जो ऊपर बात करी, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है बाय जिसके तहत पार्टनरशिप जो होती है कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में आते हैं। बस ध्यान रखना इस बात का, जरूरी नहीं है आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, ओरल भी हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इस नॉन पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होता है? इसमें राइट्स होते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होते हैं? इसमें नॉर्मली क्या होते हैं? राइट्स होते हैं। किसके? पार्टनर्स के पहले राइट्स होते हैं, या ड्यूटीज होती हैं, या फिर लायबिलिटीज जो भी होती हैं स्पेसिफाई की होती हैं किसके अंदर पार्टनरशिप डीड करना, सब लिख देते हैं, ठीक है। बस ध्यान, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी होंगी ना वो सिर्फ पार्टनर्स के बारे में लिखी होगी या पार्टनरशिप फर्म के बारे में लिखी होगी। हमने किसी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, क्या वो यहाँ पे लिखा होगा? नहीं। लेकिन किसी पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है वो लिखा होगा। हमने किसी, अगर कोई एम्प्लॉय को हम क्या नाम है रिक्रूट कर रहे हैं तो उसके बारे में कोई बातें लिखूंगी? नहीं लिखूंगी। लेकिन किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं उसके बारे में बातें लिखूंगी? हाँ लिखूंगी। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में सारी बातें या तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में या पार्टनर्स के बारे में लिखी होती है, ठीक है, और किसी के बारे में कोई फालतू बातें नहीं होती। आगे ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कब होता है? डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसके सेटलमेंट में इसके सब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो चीज लिखित में है वही आपका सबूत हो गया, वही एविडेंस हो गया, तो आप मुकर भी नहीं सकते इन चीजों से। तो इसलिए उस समय बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। आगे इसमें जनरली होता क्या है, जैसे पार्टनरशिप के डिस्क्रिप्शन की, उनका नेम, ठीक है,
एड्रेस, फर्म का एड्रेस, नेम, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, सर्विस सेक्टर है या ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, सेटलमेंट, डिस्प्यूट को कैसे सेटलमेंट करना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना। अब यहाँ पे जो लोन है ना, ध्यान रखना, ये लोन वाला नहीं है जो आपने एम्प्लॉयज को दे रखा है या किसी बाहर वाले पर्सन को दे रखा है। ये कौन से लोन की बात चल रही है, टू द पार्टनर। मैंने बोला था पार्टनरशिप डीड के अंदर सिर्फ वो बातें लिखी होती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होती है, बिटवीन पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म और बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोन दिया गया ये किसको दिया गया, या तो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे रेम्युनेशन टू पार्टनर, पार्टनर को जो रेम्युनेशन दिया गया है, ठीक है, रेम्युनेशन टू एम्प्लॉयज को दिखाया जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखा जाएगा, पार्टनर्स को दिया गया ना तो वो लिखा जाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग करने की बात हो रही है कि प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करेंगे, कौन, पार्टनर्स। आगे प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस एक्स्ट्रा भी देंगे, जैसे कि एडमिशन के टाइम में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, रिटायरमेंट के टाइम में हम क्या करेंगे, डेथ के टाइम में क्या करेंगे, डिसोल्यूशन के टाइम में क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की अगर डिसोल्यूशन वगैरह ये सब चीजें होती है तो उस समय हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, अलग अलग चीजों का, अलग अलग असेट्स का, लायबिलिटीज का कैसे सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटेंगे, कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका जो लॉस होगा कैसे बियर करेंगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है, ध्यान रखने बातों को। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस ध्यान रखना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू learn to study every single aspect of every provision I have already told you। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं प्लीज कमेंट करने में मुझे अपने डाउट्स बताएं, ठीक है। ओके बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। ओके बाय।